कभी आपने सोचा था कि रैंक वन आएगी? ये हमारा जो ग्रुप है उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। शुद्ध रूप से सहयोगी था। कोई मेंटोर था क्या आपका, जो आप उस तैयारी के दौरान थे तो किसी के गाइडेंस में आप कर रहे थे? अगर कोई बैट्समैन एक तो दबाव में खेल रहा है, 250 रन बढ़ाना ही बढ़ाना, तो वो हो सकता है जल्दी आउट होगा। दोस्त कितना ज़रूरी है लाइफ में। ये तैयारी सब करते हैं बट कोई भी चेंज नहीं करना चाहता। और ओपीएस में एंट्री के बाद की जो लाइफ है वो कैसी रहेगा? करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों की सफलता की दर भी कंपैरेटिवली कम होती है। भी आदमी उदास भी होता है, कभी खुश भी होता है, तो हर ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा। पढ़ने के लिए आपको रेफरेंस बुक पर जाना पड़ेगा। इमोशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। जैसा सोचो कि फर्स्ट रैंक इस बाइक से ही आएगी। रिजल्ट आया, फर्स्ट रैंक जो है इसी बाइक पर बैठा है। हाँ। करने के दो ही तरीके हैं, एक तो रेफरेंस बुक्स हो, एक आपकी कोई भी मतलब एडमिनिस्ट्रेशन की तैयारी करता है, मान लो गांव जाकर बता देता है कि साहब मैं आरएस की तैयारी करूं, तो गांव वाला भी ने एसडीएम बनाना छोड़ दे, व्हाट्सएप वो फोन पे वो ठीक नंबर है, सेव कर लेते हैं, नाम भी SDM साहब सेव इन नाम से। एसडीएम साहब ने नाम कर ले। तो यार ये जो टैग है ना, मतलब ये टैग किसी को दे दिया जाता है गांव में, अरे एसडीएम साहब आओ, वो तो तैयारी कर रहा है, तो वो जो एक प्रेशर है ना, मतलब क्या वो प्रेशर आपने भी कभी फील किया है क्या, कि जब आप तैयारी कर रहे थे, मान लो 13 में किया होगा तो पता चला होगा कहाँ से आप इंटरव्यू दिया, जैसे आपकी 700 रैंक आई थी, आई थिंक 700 थी, 696। 696, तो उस समय फाइनली सिलेक्शन हुआ नहीं, तो उस समय क्या आपने भी ये फेस मतलब देखा था कि भाई हाँ लोग एसडीएम साहब करके बुला रहे हैं, जबकि अपन जान रहे हैं कि यार अभी तो वो वो टॉन्ट मंजिल में भी काफी हो दूर सकता है। है। हाँ, आपसे पहले मैंने कर लिया था। कैसे? मैं एक्चुअली आरएस 2013 का प्रीलिम्स एक बार पहले हुआ था। हाँ। उसमें मैं शायद आधे नंबर से फेल हुआ था। हाँ वो तो आप तो बताइए। उस दौरान मैंने ये झेल लिया था कि प्रीलिम्स में फेल हो गए और ये वगैरह वगैरह। हाँ। बट ठीक है, मेरा इस मामले में एक अल्टरनेट थॉट ये है कि आदमी को तैयारी की बाहर जो तैयारी के अलावा लोग हैं, हाँ या अपने जो नियर डियर है उनके हाँ। अलावा लोगों से इस बारे में चर्चा भी नहीं करनी चाहिए बहुत ज़्यादा कि भाई मैं ये रह के ये कर रहा हूँ। उनको आप अल्टरनेट थॉट देके बिजी कर दो कि मैं एमएससी कर रहा हूँ, एमए कर रहा हूँ, पीएचडी कर रहा हूँ, व्हाटएवर। बहुत ज़्यादा दुनिया को इस बारे में बताने की आवश्यकता नहीं है कि आप किसी इस तरीके के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं। इसमें मतलब मेरी तरफ से दो थॉट है। एक तो ये हो सकता है कि आप बिल्कुल छुप के तैयारी करो हाँ और किसी को बताना ही नहीं कुछ। हाँ। जैसे कई जने करते हैं, प्री पास हो गई लेकिन बताएंगे नहीं किसी जैसे को। मैंने की थी। ताकि तो थोड़ा टफ हो जाता होगा छुप के, इतने सारे लोगों से आप बच के कैसे कर सकते हो? अरे मेरे आप मेरे पर मेरे एक साथ यही स्ट्रेटेजी तो हुआ। बढ़ा ही सकते हैं। हाँ, नहीं मेरे साथ जो आप बता रहे हो ना नियर सेम डियर के ये। अलावा मत बताओ। हाँ मतलब वही फैमिली और दोस्तों के अलावा। मतलब ये मान लो आपकी मेरी तैयारी का भी सेम जो आप बता रहे हो उसी टाइप का था। और दूसरा एस्पेक्ट ये, उसमें ये फायदा होगा कि आपसे किसी की एक्सपेक्टेशन नहीं है। बस 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 Expectation है, सही बात है। और ये बड़ा दूसरा ये हो जाता है कि आप जो भी मिले उसको कहते रहो मैं आरएस की तैयारी कर रहा हूँ। हाँ। तो उसमें ये हो जाता है कि अपन खुद दबाव में आ जाते हैं कि यार अब करना ही पड़ेगा। ऐसे लोगों की सफलता की दर भी कंपैरेटिवली कम होती है, जिन लोगों ने जेन्युइनली पब्लिकली इस बात को अनाउंस कर देते मतलब मुझे जैसे इसमें बड़ी चीज ये है, जैसे आप रिलेटिव का कह रहे हो, तो रिलेटिव और फ्रेंड सर्कल दो चीजें होती है। हाँ। तो रिलेटिव में तो ऐसा है कि एक थोड़ा मानव स्वभाव होता ही है कि कोई भी अगर थोड़ा सा प्रोग्रेस करता है तो मतलब ठीक है, अंदर से खुश भी हो रहा होगा लेकिन अंदर थोड़ी बहुत जलन भी बिल्कुल होता है। स्वाभाविक रूप से आ जाती है क्योंकि मानव स्वभाव है। हाँ। तो रिलेटिव्स को तो कम से कम पता चले, और फ्रेंड सर्कल में भी आपको वाइजली चूज करना पड़ेगा। क्या जब इनका सिलेक्शन हुआ, भाई आपकी बॉन्डिंग में केमिस्ट्री तेरह बहुत वाले अच्छे से में। जानता हूँ। अच्छा, आप ये मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हाँ, तो क्या आप उस पे आपने jealous वो- feel- अच्छा मेरे आपने thought में फर्क आपको आया क्या? आपको दिखाया क्या मैं सेलेक्ट हो गया हूँ? नहीं नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं था। हैं? मतलब आप जोधपुर में ही आपकी थी जिस मतलब, और हुआ भी ये था कि वापस जब ये ज्वाइन की इन्होंने, जब तक हाँ। 7-8-10 महीने बाद, जब तक शायद मेंस होने वाले थे मैं वापस। इसमें गैप बताता हूँ, थोड़ा सा बांसा कंफ्यूज हो रहे हैं। आरएस 2013 का जो है ना, इसका रिजल्ट आया था दिसंबर 16 में। में, राइट? अपन जब मोटा मोटा अबाउट टू मेंस मतलब Yes, 25 मेंस 26 वापस मेंस होने था थे। अपना। इसको मेंस होना था, फिर वो पोस्टपोन्ड होके चला गया जनवरी में। हाँ। तो हम सब लोग उसी मोड में, चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, हाँ। तो वो चाहे भले ही इसको आप खुशी मान लो या हल्का फुल्का डिप्रेशन मान लो, वो था 2-3 दिन का ही। वो सबको एग्जाम देना था 1-1.5 महीने बाद में। हाँ। तो सारे उसी एटीट्यूड में थे। हाँ। फिर वो एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गए, 2 महीने बाद हो गए, तो हम सब लोग उसकी तैयारी में लगे हुए थे। ना तो हमारे दिमाग में ये था कि भाई हम इस सक्सेस को एंजॉय करें क्योंकि अल्टीमेटली ऊपर जाना था, और ना आपके दिमाग में ये था कि भाई इस रैंक को बहुत बहुत कोई नुकसान हो गया, ऐसा नुकसान नहीं हो था। गया। हाथों हाथ 2 महीने बाद पेपर था। इस नहीं, मामले में इसमें तो आप बताएं, जैसे आपने तैयारी की 15 साल बाद, तो आप क्या किसी को आपके साथ करा क्या किसी ने ऐसा? नहीं करा, मैं वही नहीं, मैं बताता हूँ। जब मैं, आपको याद हो तो मेंस लिखने के लिए वहाँ आया था, जब अपन सब साथ लिख रहे थे, तो लिटरली मतलब परिचय दिया जाता था, आप 310 इस बार में। हाँ, मेरा अपन याद करो उस समय, बिल्कुल। ठीक है। और अपने साथ में किसका था? आपका ही था शायद आप सिलेक्शन। ही मेरा हुए थे। इंटरव्यू के टाइम में होगा। मेंस तो या हाँ, मेंस में भी हो सकता है, 2-4 एग्जाम लिखे हो।
उस लास्ट वाले हाँ, जब last, जनवरी हाँ, में हाँ, हाँ। जनवरी फरवरी में अपन हाँ, मेंस लिख रहे थे 2-3 तब का बार कह लिखा रहा हूँ। था, हाँ। तो आपका एकदम यूं तो कॉन्फिडेंस तो है ही माहौल होता था ही है। मतलब। माहौल बस है। और और होता ही- आप इंटरव्यू में होना तो भी और ही चाहिए। ज्यादा माहौल था, पता है आपको। इंटरव्यू में तो आप अलग ही आते थे, यूं टसन में कहा भाई किसका इंटरव्यू है, आपका लेना है। याद है अपन उस कमरे में बैठ के आपस में ही लिया करते थे इंटरव्यू। मॉक इंटरव्यू आपस में ही ले रहे तैयारी थे। करते थे मॉक की तैयारी। तो उस समय मैंने वो इसीलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैंने उस समय फील मतलब आपको ऐसा लगा करे यार 310 रैंक पे सिलेक्ट है, तो सिलेक्टेड है, अपन तो पीटीआई है। तो ये वैसा होना ही कुछ- चाहिए आगे बढ़ने की, मतलब इसको Positive पॉजिटिव वे में motivation, लेना ही चाहिए। बिल्कुल। मैं उसमें कोई गलत मानता ही नहीं हूँ, उल्टा मेरे को जैसे ही मतलब मैं बता मतलब रहा मैं तो ये मानता हूँ जैसे जो भी ह्यूमन बिहेवियर है, मतलब कभी आदमी उदास भी होता है, कभी खुश भी होता है, तो हर इमोशंस को एक्सेप्ट करना चाहिए। वो रहेगा, सही बात। अब जबरदस्ती उसको सप्रेस करोगे तो कोई मतलब तो है नहीं उस चीज का। और उल्टा देखो, मैं ये मानता हूँ कि जैसे आपको देखा होगा मैंने ना, वो मैं- 3 इडियट्स में हाँ मतलब पूरे मूवी में वही तो है कि भाई दोस्त अगर पहली रैंक पे आ जाए तो भी दुख होता है। दोस्त फेल हो जाए तो वो दुख होता है, पहली रैंक पे आ जाए तो और दुख होता है। टॉप कर जाए तो ये दोनों हुआ है हमारे साथ। 696 भी आया था आपके, फर्स्ट रैंक भी आया। ये दोनों इमोशंस फेस किए हमने। नहीं तो बट वो जैसे आप स्टोरी भी बताते हो जो पिछले शायद पॉडकास्ट में देखी भी थी कि भाई एक बाइक पे चल रहे थे और फिर वो आप दोनों आपस में बात कर रहे थे कि यार हो सकता है कि इसी बाइक पे पहली रैंक हो। बिल्कुल। और ये जो है ना ये कभी खुद के कभार लिए- खुद सरस्वती के लिए विराजमान सोच रहे होते थे। हैं। नहीं, इन्होंने कहा था मेरे लिए। हाँ तो ये खुद की मतलब अच्छा हाँ, मैंने बांसा ने आप कहा पीछे था, बैठे थे, मैंने कहा यार जैब सा सोचो कि फर्स्ट रैंक इस बाइक से ही आएगी रिजल्ट आया, फर्स्ट रैंक जो है इसी बाइक पर बैठा है। हाँ तो वही तो हाँ, तो मैं तो जस्ट मैंने कहा यार बांसा ये तो ऊपर की बातें हैं, कोई मतलब नहीं इन बातों में। लेकिन ये मैं आपको बता दूं कि मेंस देकर जब हम आए थे बिफोर इंटरव्यू, हम ये श्योर थे कि इस बार हमारी वो रैंक जो है ना बहुत अच्छी आने नहीं, वाली ये है। मुझे भी टॉप लगता है। 100 में तो हम 100% मान के बैठे थे कि कैसे भी आप पिछला एग्जाम क्योंकि लकी यूं थे लगभग साथ साथ हुआ, 1 साल का ही एक गैप, साल का गैप था। तो पहले जस्ट 696 रैंक आई हुई थी, तो ये तो था कि पहली चॉइस मिल जाएगी और पता नहीं चलता, मतलब आपको यूं लगता है कि अंडर 100 आ जाओगे। ये कह सकते हो आप, अंडर 100 आ लेकिन जाएंगे, अंदर 80 वहाँ कहाँ 70 पहुंचेंगे 60 ये? वो रैंक आ सकती है, बट उसमें कहाँ फिट होंगे नहीं वो? अभी जैसे एक इस बात से मैं थोड़ा सा लीक से हट के आता हूँ। अभी जो सिनेरियो चल रहा है अभी वर्तमान में ना, वर्तमान में हो क्या रहा है कि जैसे अपन पढ़ते थे तब की बात बता रहा हूँ, अपन क्या करते थे, कोई क्वेश्चन आया तो रेफर करते थे, बुक्स देखते थे, बहुत सारी चीज़ें अपन रेफर करके अपने माइंडसेट को बनाते थे। ये आप सब अपन जानते हैं, मैं आपकी कॉपीज देखता था, आपकी भी देखता था। इनफैक्ट सारी कॉपीज देख के लगता था कितना क्रक्स है इसके अंदर, है ना, कितना अच्छे से पिरो रखा है आप लोगों ने। आज के दौर में हो क्या रहा है कि मतलब वो सीधे नोट्स है और नोट्स के साथ ही वो दुनिया चल रही है और मैगी उसी को theory चल रहा है। अंतिम सत्य है। मतलब वो एक तरीके से रेडीमेड फूड जो होता है उस तरीके का सीन है। मतलब इसको कैसे परीक्षार्थी, एक बीच में परीक्षार्थी की बात इसलिए ला रहा हूँ, किस तरीके से वो उसको लेकर और वापस चेंज बताऊं? करें। मतलब जैसे आपने जो बात बताई नोट्स वाली, देखो नोट्स का अपना महत्व तो है, कोई डाउट नहीं, लेकिन आपको डिफरेंशिएट तो करना ही पड़ेगा। मतलब जो सब कर रहे हैं वही आप करोगे 1.5 लाख 2 लाख आदमी सेम तो अगर सेम आंसर सभी लिखेंगे तो सभी में एवरेज नंबर ही आएगा फिर। तो आपको एनहेंस तो करना ही पड़ेगा। एनहेंस करने के 2 ही तरीके हैं, एक तो रेफरेंस बुक्स हो, एक आपकी प्रैक्टिस है। जितनी आप प्रैक्टिस करोगे आंसर उतने अच्छे लिखे जाएंगे। प्रैक्टिस का मतलब ये भी नहीं है डेली एक टेस्ट लिखना, कम से कम 30-35 टेस्ट एग्जाम से पहले दे दो। और रेफरेंस बुक्स आप नोट्स पढ़ो, कोई नेगेटिव नहीं है, लेकिन सिर्फ नोट्स के भरोसे रहेंगे तो मतलब मुझे नहीं लगता कि अच्छी रैंक आ नहीं, पाएगी। सही। आपको एक्स्ट्रा बुक्स जो है रेफरेंस बुक्स वो पढ़नी पड़ेगी और कुछ आपको डिफरेंट लिखना ही होगा। एक तो आप 100% पेपर अटेंड तभी कर पाओगे, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जैसे सभी नोट्स पढ़ रहे हैं अगर, तो जो एग्जाम सेट रहे, फॉर एग्जाम्पल मैं अगर एग्जाम का पेपर बनाता तो मैं भी ये ट्राई करूंगा जो सभी पढ़ रहे हैं वहां से अलग कुछ मैं पूछूं, तो वो होगा ही होगा। तो इसलिए आपके 2-4 क्वेश्चन फिर ऐसे आ जाएंगे जो आपको बिल्कुल भी नहीं नहीं आ रहे, आते, बिल्कुल तो भी इसलिए आपको दूसरा पढ़ना चाहिए, साथ में रेफरेंस बुक पढ़नी चाहिए। नहीं बट ऐसा कहते हैं, जैसे अभी मैं तो मिलते ही रहता हूँ बच्चों से, वो कहते रहते हैं कि यार कि टाइम ही नहीं मिलता हम लोगों को। भाई मेरे को ऐसा लगता है कि अपने पास टाइम ही टाइम था। मतलब अपन जब पढ़ते थे तो बहुत सारी एम लक्ष्मीकांत पढ़ ली, महेश बनवाल पढ़ ली, सारी पढ़ते थे अपन, तो टाइम तो पूरा रहता है। पर ये अभी जो सीन मतलब जो चल रहा है उसमें मेरे को ऐसा लगता है कि क्या कारण है। जैसे इस बार वाला मेंस हुआ चॉइस वाला, शायद आप लोगों ने पेपर देखे भी होंगे, उसमें मोटा मोटा तो 2017 मैंने तो 17 ये रिजल्ट के बाद कभी देखा ही नहीं पेपर। हाँ इस बार वाला पेपर अब पूरा एक तरीके से वैसे था कि भाई कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे था। तो ये कॉन्सेप्ट बनाने के लिए आप बच्चों को क्या सीख देना चाहोगे भाई इस तरीके से आप कॉन्सेप्ट बना सकते हो? आप बताओ। सबसे जरूरी चीज होती है ज्ञान। ज्ञान अगर आपके पास है ना तो फिर आप प्रेजेंटेशन और एनरिचमेंट की बातें बाद में होती रहेगी। तो ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको पढ़ना पड़ेगा,
पढ़ने के लिए आपको रेफरेंस बुक तक जाना पड़ेगा, आपको सेल्फ खुद के वो नोट्स क्रिएट करने पड़ेंगे, ट्रेडिशनल नोट्स के अलावा उसको एनरिच करना पड़ेगा, जिन किताबों से, जिन नोट्स से, जहाँ से भी आपको ज्ञान मिलता हो उसको आप एनरिच करते रहो। तो धीरे धीरे इतना एक वाइड एस्पेक्ट और इतना एक वाइड आपको ज्ञान हो जाएगा इन चीज़ों के बारे में, फिर भले कैसा भी क्वेश्चन हो आप अटेम्प्ट भी कर लोगे, आपका प्रेजेंटेशन भी अच्छा हो जाएगा, है ना, वो लगेगा भी सही, उसमें एनरिचमेंट दिखेगा 100%, एग्जामिनर को भी उसमें एक वेरिएशन दिखेगा एज कम्पेयर टू अदर कॉपीज। तो ये रहता है इसमें बेसिकली। हाँ मतलब मैं भी इसमें थोड़ा सा जोड़ना चाहूँगा कि यार नोट्स खुद के ही होते हैं, मतलब नोट्स किसी के दूसरे के नहीं हो सकते। जैसे नोट्स मैंने मतलब बनाए थे, लेकिन वो नोट्स ऐसे थे, शॉर्ट नोट्स थे। हाँ, मतलब जैसे कोई भी अपन एक टॉपिक पढ़ रहे थे उसमें ये 10 पॉइंट है, 10 पॉइंट लिख दिए ताकि रिवीजन आसान हो जाए। फिर आपने जैसे एक पहले जो बात की कि भाई टाइम ही नहीं मिलता, तो मेरे हिसाब से जैसे जो सीरियस तैयारी कर रहे हैं, टाइम मैनेजमेंट आपको अच्छा होना चाहिए। होता ये है कि जैसे 800 मार्क्स का मेंस है, उसमें हिंदी 120 मार्क्स की है, इंडियन हिस्ट्री 33 मार्क्स की है। इंडियन हिस्ट्री का सिलेबस बड़ा है, हिंदी का सिलेबस कम है, तो अपने को थोड़ा स्मार्टली ये करना पड़ेगा जितना जिसका पोर्शन है उतना ही पढ़े। अब इंडियन हिस्ट्री में आप इतना टाइम दे रहे हो, डेली 4-4 5-5 घंटे हिस्ट्री पढ़ रहे हो, फिर भी उतना ही नंबर ला पा रहे हो, कोई और 2-4-5 नंबर एक्स्ट्रा आ जाएंगे, क्या होगा? तो आपको टाइम मैनेजमेंट जो है बहुत स्मार्ट वे में करना चाहिए। शॉर्ट नोट्स की अगर मैं मेरा ही एक एग्जांपल बताता हूँ इसमें, मैं जैसे 4 पेपर थे अपने, तो मैंने 4 पेपर के 4 रजिस्टर बना दिए थे, ठीक है ना। चारों रजिस्टर में मैंने केवल उन्हीं पॉइंट्स को उतारा जो या तो मुझे याद नहीं हो मेरे को याद करने के लिए, या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो मुझे इंपॉर्टेंट लगे, मुझे ऐसा लगा कि इस बार इसमें से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, ठीक है। तो मेरे पास ये हो गया कि एग्जाम से एक रात पहले मुझे और कुछ नहीं पढ़ना है। वैसे देखा जाए तो एक पेपर के अंदर 3 तो हो जाते हैं सब्जेक्ट, 2 बड़े और थर्ड पार्ट में भी 2-3 सब्जेक्ट्स हो जाते हैं। उन एक सब्जेक्ट की 2-2 किताबें, एक नोट्स, आप प्री नाइट में क्या क्या कर लोगे रिवीजन के नाम पे? तो एटलीस्ट अगर आपके पास उसके वो शॉर्ट नोट और एक रजिस्टर प्रिपेयर है एक पेपर को लेकर, तो आप आराम से 2 बार 3 बार रिवाइज कर लोगे। अच्छी अगर आपकी तैयारी है, अच्छा अगर आपका प्रेजेंटेशन अच्छा है, तो नो डाउट उस रजिस्टर में से आपको क्वेश्चंस दिखेंगे, और नहीं भी दिखेगा तो उन कीवर्ड्स के साथ आप आराम से आंसर खेल सकते हैं। अपने जो थीम थी कि तैयारी के ऊपर बात नहीं करेंगे। हाँ, नहीं अब चेंज करता हूँ। बट मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा आपको, जैसे कई बार क्या होता है फेलियर्स, है ना, वो आपने देखी हुई है, आपने शायद नहीं देखी, 2013 दिया हो गया मोटा मोटा 310, कैसे पचाता है फेलियर्स को कोई व्यक्ति? फेलियर्स को पचाने के लिए मतलब जैसे एक तो जो मैंने RS 2013 बीच में रोकूंगा, आपका जो व्यक्तित्व मैंने देखा है पिछले मतलब 6-7 साल से जो मैं साथ में हूँ, मतलब एक बैलेंस पर्सनैलिटी हो आप, है ना मैंने आपको बहुत ज़्यादा खुश होते हुए देखा, ना कभी मैंने आपको डाउन देखा है ना, कभी नहीं देखा, अपन इतने टाइम से साथ है। तो वो जो फेलियर्स था, तो क्या उसने आपको झकझोरा कभी कि यार लगा हो कि मेरा कैसे नहीं हुआ? जैसे RS 2013 में पहले से एक्सपेक्टेड भी था कि मेरी कोई बहुत अच्छी रैंक आएगी नहीं, तो एज सच मैंने उसको फेलियर के रूप में लिया नहीं। लेकिन ये है कि क्योंकि साथ वाले सेलेक्ट होते हैं, आप पीछे रह जाते हो, तो एक फीलिंग ये होती है अंदर कि यार थोड़ा सा मैं बेहतर करता तो मेरा भी हो जाता। तो आपको उसमें भी यूं है कि कोई गया हुआ समय आप वापस नहीं ला सकते। ठीक है। अगली बार जब आप एग्जाम दे रहे हो तब आप क्या बेटर कर सकते हो, उस पर फोकस आपका होना चाहिए। ठीक है, एक बार 0 पे आउट हो गए तो वो वापस तो कोई खिलाएगा नहीं आपको। तो अगली बार जब मैच हो, अगर आप बाउंसर पे आउट हुए हो तो बाउंसर की थोड़ी वो तो कम से कम रिपीट नहीं हो, तैयारी करके जाओ। तो यही आपकी मेरी भी यही थीम थी। मुझे ये लगा कि मैंने मेंस लिखने की प्रैक्टिस नहीं करी, इस कारण मैं पीछे रह गया। वो मैंने की तो मेरी अच्छी रैंक आ गई। अच्छी क्या मतलब फिर किस्मत भी होती है, माता पिता का आशीर्वाद भी होता है, भगवान की। नहीं बट उसको पचाते कैसे? मैं तो मेरा सवाल ये था कि कैसे उसको लोग आपके सामने, आप मान लो 310 आप साथ जा रहे हो कि सर मिलिए आप 310 और आपको एकदम से वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, बार मेरे को पॉइंट करके नहीं बट वो रिकॉग्नाइज नहीं कर रहे, ये होता है। मतलब ये कोई बड़ी बात नहीं। अपन 2 साथ जा रहे होते हैं, एक का हो रखा होता है तो उसका परिचय देते हैं, तो इसीलिए तो अपन तैयारी शुरू करते हैं, वापस तैयारी करते हैं। वो जब उनको एक्स्ट्रा आपसे वैल्यू मिलती है, इसीलिए अपन तैयारी करते हैं, उनको देख के ही। इसमें सर एक चीज और भी है कि इसमें ये बैच कंपैरेटिवली थोड़ा सा लकी रहा है कि ज्यादा गैप नहीं दिया। आपकी बात सही है, अगर ये चीज मेन से अगली वैकेंसी 1.5-2 साल बाद आती है ना, तो वो वेरिएशन फील करने का हमें फील करने का मौका ही नहीं मिला। 2 महीने बाद पर करना भी नहीं चाहिए। और यूं है कि वो क्योंकि डिफरेंशिएशन है इसीलिए कर रहे हैं। बाकी कोई बचपन से अगर जैसे ही पैदा होता है तब तो कोई नहीं चाहता मैं RS बनूं, और दोनों ही एक जैसे हो जाए तो फिर तैयारी भी क्यों करेगा कोई आदमी? गैप कोई तो दूर करना है अल्टीमेटली। नहीं बट जैसे ये बात से याद आया कि आम धारणा है, जैसे आप गांव, अपन सब गांव से, भैया आप पाली जिला अपना, आप भी मोटा मोटा पाली के जस्ट पास ही है, जोधपुर से हुआ।
अफसर बना नहीं, चेंज हुआ नहीं, ऐसी धारणा है। वो गांव वालों को मतलब उस तरीके से फील कराना, वो सारी चीज़ें ऐसी धारणा है, मतलब ऐसा गांव में भी फील करते हैं सब। तो क्या आप इस चीज़ को मतलब कभी आपने फील किया है कि आप गांव गए हो तो आपको ऐसे मतलब एक्स्ट्रा प्रिविलेजेस या एक्स्ट्रा रिस्पेक्ट, इस तरीके की बातें? बिल्कुल, प्रिविलेज तो मिलता है एक्स्ट्रा, मतलब ये तो रिवॉर्ड है, इसके साथ reward आएगा, तो सक्सेस रहता के ही। साथ आएगा ये तो। और तो फिर आपको नहीं उनकी लगता है भी, कि यार कि जो लोग मेरे साथ रहते थे कल पर परसों जिनके साथ खेलते उनकी थे, भी एक्सपेक्टेशंस रहती है कि कहीं वाजिब हमारी कोई काम होगा तो हमारी मदद हो जाएगी। पॉजिटिव अच्छा लगता है कि भाई ये है। लेकिन इसमें मैं एक चीज और ऐड ऑन हाँ, कर रहा हाँ, हूँ। हाँ। इस मामले में थोड़ा सा मेरा एक अल्टरनेट और एक फिलोसॉफिकल थॉट भी है। फेलियर्स और सक्सेस जो है ना, इसमें बहुत बड़ा गैप नहीं रहता। एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज की जब आप तैयारी करते हो तो जो बंदा भले मेंस में या इंटरव्यू में फाइनल में रह भी जाता है, लेकिन उसका थॉट प्रोसेस जो है ना बहुत अच्छा हो जाता है, तो उसके ओपिनियन को इंपॉर्टेंस मिलना स्टार्ट हो जाती है। अल्टीमेटली आप जो कहना चाह रहे हैं ना कि भाई एक आदमी वो जिसका इन एग्जाम्स के अंदर चयन हो जाता है, फिर वो घर में, गांव में, परिवार में इज्जत मिलना स्टार्ट हो जाती है, उसका बेसिक रीजन ये होता है कि उस पर स्टैंप आ गया है कि भाई इसकी थॉट अच्छा है, इसका ओपिनियन अच्छा होगा, इसने प्रूफ कर दिया, हाँ, राइट। तो लेकिन वो फेल होके भी उसने अपने जीवन में इतना एक्सपीरियंस ले लिया है, इतनी सारी किताबें पढ़ी है, तो ये एक 100% मैं आपको बता दूं उसकी ओपिनियन बहुत अच्छी होगी, उसका थॉट बहुत अच्छा होगा। नो डाउट वो स्टैंप नहीं लगा पाया, नो डाउट उसे एक अटेम्प्ट की और जरूरत पड़ेगी, लेकिन ओवरऑल अगर हम एक बात करते हैं आगे के 20 साल 50 साल बाद की, तो वो भी आदमी अपने जीवन में बहुत अच्छा कर लेता है केवल इन 2 सालों की तैयारी की वजह से। ठीक है। अब मैं एक मतलब थोड़ा सा अलग पहलू है कि एक तो पर्सनल लाइफ है एक अफसर की, है ना, एक प्रोफेशनल लाइफ है, इन दोनों के बीच में बैलेंस, ये भी एक बड़ा टफ टास्क है ना। और आप दोनों से मैं हमेशा ही मिलता हूँ एकदम जिंदा दिली के साथ, तो ये कैसे बैलेंस होता है, मतलब किस तरीके से अपन बैलेंस करते हैं इन चीज़ों को? मुझे ऐसा लगता है जैसे ये एक तो व्यक्तित्व पे भी निर्भर करता है, और आपका व्यक्तित्व बैलेंस्ड ही होना चाहिए। मतलब ऐसा ज़्यादा तनाव में, अगर आप तनाव में रह के कोई काम करोगे तो भी आउटपुट खराब ही आना है। तो इसलिए बिना तनाव आपको काम करना चाहिए, जो भी काम मिल रहा है उसको हंस के करना चाहिए। जैसे वो कहते हैं भाई हंसने करो चाहे रोन करो, काम तो करना ही पड़ेगा, करना ही पड़ेगा। तो आप जो भी टास्क आपको मिल रहा है उसको अच्छे से करते हैं तो, और खुले मन से, खुले दिमाग से, ठीक है ये क्या कोई नई चीज़ है इसको करके देखते हैं, वैसा अगर आपका एटीट्यूड हो तो इसमें आपको मतलब आपके पास कहानियाँ आपके पास बहुत आ जाती है। कहानी इन द सेंस मतलब ऐसे ऐसे मैटर्स भी आते हैं जो मतलब आपको लगता है यार ऐसा भी हो सकता है, उसमें एक फन भी अपने आप क्रिएट हो जाता है कि यार उसने उसके साथ ऐसा कर दिया। यस। तो ऐसा कोई इंसिडेंट जो मतलब आपने पिछले 6 साल में कभी कि ये यार ये मैंने पहली बार ही लाइफ में देखा है इस तरीके से, एज SDM या जहाँ भी पोस्टिंग रही हो? जैसे एज SDM अगर मेरे को कोई लगता है जैसे रास्तों के केसेस आजकल बहुत आते हैं, हाँ, और होते भी वो परिवार में ही है, ठीक है, मतलब वो भाई भाई आपस हाँ, में हाँ, हाँ, रास्ते रोक देते हैं। वो देख के बहुत यूं आश्चर्यचकित हुआ कि यार ऐसा आजकल होने लग गया कि मतलब वही भाई जो है वो दूसरे भाई का रास्ता रोक रहा है, या भाई आपस में लड़ रहे हैं जमीन के लिए। हाँ, तो वो देख के एक थोड़ा शौक लगा। पुराने जिन वैल्यूज की अपन बात करते थे ना, वो दिखती नहीं है, तब थोड़ा सा एक लगता है, क्योंकि हम जब SDM बने या जब तैयारी कर रहे थे तो कोई बहुत ज़्यादा एक्सपोजर नहीं होता है इस प्रकार से। पढ़ाई के अलावा चाहे भली रूरल बैकग्राउंड से रहे हो, लेकिन काम हमेशा पढ़ाई का इसी टाइप का रहा है, तो वो एक्सपोजर नहीं था, लेकिन सुनते थे कि भाई गांव में 5 ऐसे मोजीज आदमी होते हैं और उनकी ऐसी पकड़ होती है, वो उनकी लोग बात मानते हैं। लेकिन अब जब प्रैक्टिकली चीज़ें देखते हैं, 2 भाइयों की आपस की लड़ाई है, रास्ते को लेकर है, मोजीज आदमी गांव में बोलने को तैयार नहीं है, बोल दे तो उनकी बात को कोई मानने वाला नहीं है, तो वो बड़ा ऐसा लगता है कि इन वैल्यूज़ में इतनी ज़्यादा गिरावट बहुत फास्ट और बहुत स्पीड से आई है सोसाइटी में, जबकि उनकी आवश्यकता नहीं है। अगर उसको आप वैल्यूएशन में काउंट करो तो उनके आपस के बॉन्ड से तो बहुत कम वैल्यू होगी उस ज़मीन की या उस रास्ते की, वो जिसको लेकर ये चीज़ हो रही है। अच्छा, अब इन सब बातों से एक बात और मेरे दिमाग में आई है जो मतलब पूछना चाहूँगा मैं कि यार बात करते हैं, जैसे मैं तो लगातार मिल भी रहा हूँ, आपकी पर्सनैलिटी अपन गांव से आए, आप एकदम से इतना एनरिच मतलब शुरू से प्रयास करते रहे, या मतलब एकदम से है कि भाई सोचा है कि इंग्लिश भी ठीक करनी है, थोड़ा बोलने का भी लहजा ठीक करना है, वो सारी चीज़ें भी लगता है कि हाँ एज ऑफिसर आप मतलब जो चीज़ें कर रहे होते हो, फिर क्योंकि आपको इंटरप्रिटेशन ऑफ रूल्स देखने हैं, बहुत सारी चीज़ें आपको सिमिल्टेनियस करनी होती है, तो ये पर्सनालिटी में एनरिचमेंट मतलब कब आपको लगा कि यार मेरी पर्सनालिटी को सुधारना है मुझे, कि अब मेरे को थोड़ा अलग दिखना है? मुझे ऐसा लगता है 20-25% जैसे अगर माने तो वो तो आपका बेसिक नेचर ही होता है, वही होता है। और 70 से 75% आप दूसरों को देख के सीखते ही सीखते हैं। जैसे सीनियर अधिकारी क्या कर रहे थे, या
ऐसा ही कोई मैटर हुआ तो इससे पहले क्या कार्रवाई हुई, तो देख के ही ज़्यादा सीखते हैं। आसपास की चीजें एनरिच करना, जो अपन बात कर रहे थे ना स्टार्टिंग में, तैयारी के टाइम में आप नोट्स को एनरिच करते हो, आप पर्सनालिटी में चीजें इनकलकेट करते हो, तो वही चीजें आगे गो थ्रू करती रहती है। इसकी कोई भी एक कट ऑफ डेट तो हो नहीं सकती कि उस डेट से स्टार्ट हुआ है, ये चीजें बाय नेचर है आप में, है ना, और फिर धीरे धीरे इसको अपन बढ़ाते रहते हैं। नहीं, ये तो तैयारी मतलब नौकरी में आने के बाद की, मैं तो उससे पहले की बात कर रहा हूँ कि आप जब पहले मतलब मान लो 8वीं के बाद आपको लगा होगा मेरी इंग्लिश थोड़ी ठीक नहीं है यार, मुझे इसको सही करना है, या मेरी इंग्लिश की हैंडराइटिंग ठीक नहीं है, मुझे इसको ठीक करना है, तो क्या कभी ऐसा भाव रहा है कि यार इसको थोड़ा ठीक करते हैं? नहीं, बिल्कुल रहा। जैसे जिस सब्जेक्ट में कमज़ोर होते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही पड़ते हैं। जैसे मेरी तो शुरू से ठीक थी, इंग्लिश भी अच्छी थी, फिर मैंने बीएससी भी इंग्लिश मीडियम में इंग्लिश कैसे ठीक बाकी है? बाकियों से कंपैरिजन में शुरू हुई? भाई आप कंपेयर किससे करते हो? जैसे मैं इंग्लिश पढ़ना शुरू कब किया? मैंने जहाँ गांव में पढ़ा वहाँ मेरी ठीक थी, कैसे? और यहाँ आके देखा अगर अपन तो बहुत पीछे रह आसपास के गए। एनवायरनमेंट जहाँ रहे वहाँ ठीक थी, फिर जाए वहाँ कम लगी, फिर ठीक कर ली उसे। नहीं तो फिर अंग्रेजी शुरू कर दी रही आपने? अंग्रेजी 6th क्लास में पढ़ी थी पहले। तो मैं 8वीं में पूछ रही हूँ आपने। हाँ, तो 6th में मेरी अच्छी थी मतलब बाकियों 6th से। में, हाँ, 8वीं क्लास के दूसरे बच्चे जब हेड ईयर नोज कर रहे मेरे को थे अच्छे उस से- टाइम हाँ वही, एक्टिव पैसे तक पहुंच गए थे। ऐसा था क्या? बिल्कुल कंपैरिजन ही करते हैं, मतलब आपको अच्छा बुरा क्या है? हाँ। कंपेयर ही होता है। नहीं यही मैं देखो, मैं क्योंकि जब से मिला हूँ मतलब मैं जानता हूँ कि आपकी इंग्लिश ठीक थी, है ना, मतलब ऐसा नहीं है क्योंकि 4th पेपर में इंग्लिश है और इंग्लिश ठीक थी तो वो भी एक काफ़ी एज मिलता है। मतलब अपन जैसे जो भी रूरल बैकग्राउंड से या जो हिंदी मीडियम के विद्यार्थी होते हैं उनकी सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है, 2 ही सब्जेक्ट है जिसमें दिक्कत होती है, साइंस और इंग्लिश, है ना। तो अब इंग्लिश ठीक नहीं है तो उसको कैसे, तो क्या आपने शुरू से ही उसको पकड़ के रखा हुआ था या बाद में जाकर लगा कि यार इंग्लिश ठीक करनी है? मेरे को ऐसा लगता है जैसे इसमें कि शुरू से ही किसी सब्जेक्ट के प्रति डर नहीं होना चाहिए। कई बार क्या है कि हवा बन जाता है, बस इंग्लिश तो टफ है, इंग्लिश तो टफ है, अपन नहीं कर पाएंगे, तो वो सोच नहीं होनी चाहिए। तो बाकी हो जाता है, ऐसा कोई बहुत ज़्यादा टफ टास्क है नहीं। तैयारी में कोई भी विषय से एक तो डर और लगाव, वो दोनों आपको डुबोती है। लगाव भी डुबोएगा, ये सब्जेक्ट ज़्यादा ही पसंद है, आप टाइम वेस्ट करते जा रहे हो, कोई सेंस नहीं बन रहा। किसी एक सब्जेक्ट से आपको एक ट्रॉमा बैठ गया कि ये तो होगा नहीं मेरा तैयार, इसको अपन छोड़ के चल रहे हैं, तो दोनों ही चीज़ें खराब करती है आपको। तो बीच का रास्ता निकालते हुए चीज़ें आगे बढ़ानी। और नथिंग इज इम्पॉसिबल वाली बात है, मतलब आप करना चाहो तो हो जाता है। हाँ, ऐसा ये तो बहुत लग tough ही रहा है। साइंस के आईआईटी के स्टूडेंट्स यूपीएससी क्रैक करते हैं और सब्जेक्ट्स कौन से लेते हैं? ऐसे भी मिल जाएंगे, है ना, ह्यूमैनिटीज के, और आई थिंक कोई ना कोई तो अपने को संस्कृत से भी संस्कृत मिल जाएंगे जिन्होंने यूपीएससी क्रैक किया है। तो वो इतना सब कुछ हो रहा है आज के टाइम में, तो इजी है, बहुत आसान है। अच्छा, अब एक बहुत ही मतलब शायद मेरे हिसाब से व्यूअर्स भी जानना चाहेंगे कि दोस्त कितना ज़रूरी है लाइफ में? मेरे हिसाब से परिवार के बाद अगर सबसे ज़्यादा किसी का महत्व है तो मित्र का ही है। अच्छा। क्योंकि परिवार में फिर भी लिमिटेशन होती है, हर बात उनके साथ नहीं कर सकते। हाँ। और सबसे अच्छा तनाव कम करने वाले जो होते हैं वो मित्र ही होते हैं। जब भी जैसे अपने तैयारी के दौरान लगता था कि जैसे 3-4 घंटे पढ़े, फिर एक बार 15-20 मिनट का कॉन्वर्जेसन कर लिया, चाय पी ली साथ में और कोई डिस्कशन हो गया, तो एकदम रिफ्रेश हो जाते हैं। तो और हर जगह आप जैसे सिलेक्शन के बाद देखें तो डिस्कस भी हो जाता है और कोई इम्प्रूवमेंट भी हो जाती है। अभी जैसे 1.5 साल तक मैं जोधपुरी पोस्टिंग रहा था, तो शायद ही पिछले 1.5 साल में ऐसा कोई दिन गया होगा जब हम मिले नहीं हो, है ना। भवानी सिंह जी, मैं, 1-2 मित्र, प्रवीण सिंह जी वगैरह, आप खुद ही आते रहते थे, तो शायद ही कभी ऐसा दिन गया। उसका बड़ा रीजन यही था कि शाम तक थक जाते ऑफिस से, तो आधे घंटे बैठ के चाय पी ली, चर्चा कर ली चाय पे, सारी बातें दिल खोल के हंस लिए, फिर घर चले। अच्छे मित्र होने ही होने चाहिए। चाहिए, कोई ऑल्टरनेट नहीं है इसका। कैसे बनाए मित्र, कैसे? बनते तो है ही नहीं, आप चाह के तो बना नहीं बना सकते। नहीं सकते। वो तो जब मिलते हैं एक ट्यूनिंग सेट हो जाती है और वही कंपैटिबिलिटी है तो हो जाएगा, नहीं तो मुश्किल है। थॉट प्रोसेस सेम है ना, और आइडियाज और ये सारी चीजें मैच करती है ना, तो अपने आप हो जाती है। जब अपने पहली बार अपन मिले थे तो हमने कोई ऐसा सोच के नहीं करा था। अब कि तो भाई नए वो दोस्त जयपुर- बनाना और मुश्किल है। अब तो नहीं मतलब वही मैं कहना चाह रहा था, क्या अभी ऐसा लगता है आपको कि जो अपनी एक कोर ग्रुप बनाया आपने उसमें से मतलब भी कोई एक्स्ट्रा एंट्री हो सकती है? बहुत ही रेयर। हाँ बिल्कुल हो जाती है हो ऐसा तो भी सकती नहीं। है, लेकिन ये है कि अगर सेम उस हिसाब से हो, इस पिच पे हो तो बात अलग है। अदरवाइज तो प्रोफेशनल लाइफ में आने के बाद तो कई सारी चीजें थोड़ा होती है, वो भी limited। मैटर करती है, उनको ध्यान में और रखना वैसे हर व्यक्ति मित्र ही है, और दुश्मन तो एक हमारे मिनट कोई तो नहीं सही है। सही बात है। बिल्कुल ठीक बात है, ये तो आपकी पंच लाइन बनने वाली है कि हर व्यक्ति मित्र ही है। और आपके व्यक्तित्व से भी है ना, मतलब मैं बहुत आपको आपकी तारीफ के लिए बता ही देता हूँ कि आपके मुंह से कभी भी किसी के लिए नेगेटिव टिप्पणी आज तक नहीं सुनी हमने,
है ना, इतने लंबे टाइम से साथ हूँ तो ये आपको एक दो के कॉम्प्लीमेंट दे ही देता हूँ। कभी नहीं सुना होगा आपके मुंह से नेगेटिव। नहीं, होना भी चाहिए मेरे हिसाब से। जैसे अधिकतर अपन नेगेटिव अगर खुद की जगह मतलब उनकी जगह खुद को रखे तो फील भी हो जाता है कि यार ठीक है, तो वो उनका अल्टरनेट थॉट था, जो भी है वो सही बात है। तो ये अपना पॉडकास्ट काफ़ी रोचक रहा है। तो क्या मतलब आपको लगता है कि आने वाले टाइम अब लास्ट में बात करते हैं, हम भी तो पूछे कुछ। आप जैसे OTS में थे, आप बताओ सबसे मेमोरेबल मोमेंट आपके लिए कौन सा आपका बताओ। मेरे लिए OTS का सच में अगर आप मेरे से पूछो तो वो जो लास्ट बॉल पे 4 रन चाहिए थे, फिर वो जो 6 मैंने लगाया था, वो मेरे लिए शायद सबसे आपने टेनिस का नाम नहीं लिया, आप और टेनिस दोनों। टेनिस तो देखो सच बात है ना, जैसे मेरे को अगर पूछें टेनिस के बारे में, तो जब अपन OTS में थे और अपन सब टेनिस खेलते ही थे। और टेनिस एक ऐसा खेल है जो आपको मतलब एक रिक्रिएशनल एक्टिविटी के रूप में भी, प्लस एक एलिट है तो आपका एक ग्रुप भी अच्छा बनता है, सर्कल भी अच्छा बनता है, वो भी है। प्लस OTS के जो साथी थे उनको भी सिखाया, जैसे अपने यहाँ पर हरिपाल जी जो है रेगुलर टेनिस यहाँ खेल रहे हैं, वो OTS में ही आए थे और उन्होंने OTS में ही टेनिस सीखी। नो डाउट आपका बहुत अच्छा ग्रुप बना, इसीलिए आपका कोई उपनाम भी था टेनिस। हाँ नहीं वो तो ठीक है बट वो टेनिस जो है उसने काफी एक मतलब गानों के बड़े शौकीन रहे हो आप, कह रहे हो कि आपको बड़ा एंजॉय करते थे, है ना? क्या था मंजीरा? हाँ मंजीरा तो नया नया बना था। कैरियो के अपने जो पास में थे राजेश सुवाल का जी का लेकर आते थे, आपके रूम में सारे दिन चलता रहता था। बिल्कुल वो 61 नंबर रूम जो है, और अपने जो वो थे क्या नाम साथी राजेश जी, उन्होंने नहीं राजेश जी अपने वो विष्णोई राजेश जी जो पोखरण लगे हुए थे, उन्होंने फिर अपने ग्रुप के ऊपर एक कविता लिखी थी, याद करो। लिखी थी रूम 61, और फिर उसमें आप और पूरा अपना जो ग्रुप, उसके बारे में आपको याद होगा एक कविता लिखी थी। और वो कविता इतनी मतलब मार्मिक कह सकता हूँ, उसमें सारे पहलू उन्होंने पिरोए थे, वेरी फर्स्ट डे से लगाकर OTS का। तो फिर रिक्वेस्ट करेंगे कि आप ये पॉडकास्ट में वो कविता को भी कहीं न कहीं मैं लेकर राजेश जी से रिक्वेस्ट करेंगे, राजेश जी से वापस उसको प्राप्त करेंगे। राजेश जी हमारे बैचमेट हैं और अभी उपखंड अधिकारी के पद पे भीलवाड़ा पदस्थापित हैं। यस, तो अब अपन इस पॉडकास्ट को यहीं पर विराम देते हैं, है ना? थैंक यू सो मच। मैं व्यूअर्स को कहना चाहूँगा कि इसी तरीके से हम आगे भी साथी अधिकारियों को ही या फिर कोई और अगर मतलब रोचक स्टोरी लेकर हम ज़रूर आपके सामने हाजिर होंगे। पॉडकास्ट काफ़ी प्रयास किया हमने कि काफ़ी एक तरीके से नैसर्गिक रहे, उसमें कोई भी बनावट नहीं रहे, उस तरीके का पॉडकास्ट करने की कोशिश की है और कोशिश करेंगे कि आने वाले दिनों में इसी तरीके का पॉडकास्ट आपके सामने लेकर आए। मैं दोनों साथी अधिकारियों आज अपने सोचा भी यही था कि तैयारी के ऊपर बात नहीं करेंगे, बस एक 15-20-25 मिनट की एक चर्चा करेंगे, जीवंतता पे चर्चा करेंगे, और वही हुआ। वैसे एक बात आप भूल गए, मैं आपको याद दिला दूं। जब OTS में गेम्स चल रहे थे, मैंने और भावनी सिंह जी ने वो बहुत कमेंट्री बहुत और हमने उपनाम क्रिकेट कमेंट्री करी थी, हमने उपनाम रखे थे लाल जी। हाँ वो लाल जी बोल जी पे क्या नाम था उनका, आकाशवाणी पे आते थे ना वो भूम जी, लाल जी बोम जी, ऐसा ही नाम था। मारवाड़ी में कमेंट्री करी थी हमने, बड़ा अच्छा था वो। हाँ नहीं बिल्कुल और आगे भी कोशिश करेंगे। मेरे को तो ये भी था, कई जने मतलब वो क्लासरूम से आके इसलिए पूछ रहे थे भाई कमेंट्री कौन कर रहा है, हम तो कमेंट्री देखना है, मैच देखने नहीं आए। सच में अगर मेरे से कोई पूछे, जैसे आपने भी कहा OTS डेज जो थे वो बहुत ही मेमोरेबल है, और मैं किसी भी परीक्षार्थी को बोलना भी चाहूँगा कि आप तैयारी करें, और जब आप OTS जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि वो जो लाइफ OTS में आप पूरी जिंदगी के सबसे बेस्ट दिन होंगे, नो डाउट। जिंदगी के बेहतरीन दिन होंगे, और जब तक आप जिएंगे तब तक आपको वो जो ट्रेनिंग का दौर है वो याद रहेगा। और इसी के साथ मैं इस पॉडकास्ट को यहीं पर समाप्त करना चाहूँगा। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, और आपका भी सर थैंक यू सो मच। थैंक यू। बिल्कुल, थैंक यू।